जब आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर उस गिरफ्तार व्यक्ति अरेस्टेड पर्सन से बोलता है कि आप कुछ भी कहेंगे वह आपके खिलाफ प्रयोग में लाया जा सकता है और आपको इस पर्टिकुलर अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और यदि आप अपने वकील की सहायता पाना चाहते हो तो वो आप पा सकते हैं। लेकिन जब भारतीय पुलिस गिरफ्तार करती है तो इस प्रकार के शब्द हम शायद ही भारतीय पुलिस से सुनते हो, जबकि भारतीय पुलिस गिरफ्तारी करते समय केवल अच्छी अच्छी गालियां और अच्छे अच्छे संवादों का प्रयोग करती है। तो क्या भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय भारतीय पुलिस के द्वारा भी इस प्रकार के वाक्य कहने को कहा गया हो? आज इसी के संबंध में हम बातचीत करेंगे। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ महाकालेश्वर मिश्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ पॉइंट। इस चैनल में मैं लॉ से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक को शामिल करने का प्रयास करता हूं और बहुत ही सरल तरीके से उसको आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। आज हम भारतीय संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में एक बेसिक लेक्चर मैंने तैयार किया है, पुराना वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं आई बटन में प्रेस करके। तो उस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने बातचीत की है। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में दिए गए हैं। तो इन्हीं आर्टिकल के तहत आर्टिकल 22 है जिसके तहत किसी भी गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति, अरेस्टेड या डिटेन्स जो पर्सन होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 के तहत। तो हम इसको अच्छी तरह से आज समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 22 को बताने के पहले, आर्टिकल 22 को बताने के पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन बताने का प्रयास करूंगा। आर्टिकल 22 एक तरह से सप्लीमेंट्री सेक्शन है, पूरक सेक्शन है आर्टिकल 21 की, जो भारतीय संविधान की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के संबंध में प्रोविजंस किया गया है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। और विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में बोले तो जो न्यायपूर्ण एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। यह कहा गया है। बहुत ही ऐतिहासिक केस है 1978 का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का मामला है जिसमें ये कहा गया है। तो इस प्रमुख केस के माध्यम से बताया गया है कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। और आर्टिकल 21 का ही विस्तार, एक्सटेंशन आर्टिकल 22 है, जो यह कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा किसी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, तो किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, उसके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाएगा। गिरफ्तारी के समय, ड्यूरिंग द अरेस्ट, एक अरेस्टेड पर्सन के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तारी के समय कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, इन सभी को यहाँ पर बताया गया है। पहली जो गिरफ्तारी होती है आर्टिकल 22 के तहत, वह कहलाती है दांडिक विधियों के तहत गिरफ्तारी, अरेस्ट रिलेटेड टू पेनल लॉज। यानी कि दांडिक विधियों के तहत गिरफ्तारी कब होती है? जब आप कोई ऐसा कार्य या लोप कारित कर दो जो किसी विधि के अनुसार एज ए ऑफेंस डिफाइन किया गया है। तो कोई भी एक्ट और ओमिशन को आप कमिट कर दो जिसको एज ए ऑफेंस डिफाइन किया गया हो किसी भी अधिनियम के तहत। अब उस अपराध के लिए आपको सजा दिलवानी है, कारावास दिलवाना है,
और सजा दिलवाने, कारावास दिलवाने के लिए अब आपका विचारण न्यायालय के सामने चलेगा। तो उस पर्टिकुलर प्रक्रिया के लिए जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी कहलाती है दांडिक विधियों के तहत गिरफ्तारी। और सरल शब्दों में यदि आप समझें तो अपराध के बाद गिरफ्तारी, अरेस्ट आफ्टर ऑफेंस, अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होती है वो दांडिक विधियों के तहत गिरफ्तारी होती है। और इसी का अपोजिट यदि हम समझते हैं तो अपराध के पहले जो गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट बिफोर ऑफेंस, वह कहलाती है प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तारी, यानी कि निवारक विधियों के तहत गिरफ्तारी। निवारक विधियों के तहत गिरफ्तारी का जो मेन उद्देश्य वह यह होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा अपराध करने वाला है जिससे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था एक तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, भंग हो सकती है, तो उस लोक व्यवस्था को भंग होने से रोकने के लिए यदि गिरफ्तारी की जाती है, वह गिरफ्तारी प्रिवेंटिव लॉस के तहत की जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा टाडा के तहत गिरफ्तारी की जाती है, रासुका लगा के जो गिरफ्तारी की जाती है। वर्तमान में आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस की वजह से वर्तमान में जो भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो स्टेप लिए गए हैं और लोगों को घरों में रखा गया है, लॉकडाउन पूरी तरह से लागू किया गया है, ये प्रिवेंटिव लॉस के तहत। और यदि कोई भी इस लॉकडाउन को उसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसकी गिरफ्तारी जो की जाती है वो एक तरह से प्रिवेंटिव लॉस के तहत ही गिरफ्तारी की जाती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तारी का है। तो हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति को पेनल लॉस के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार उसको मिलते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को यदि प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार उस गिरफ्तार व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो जब किसी भी पेनल लॉज, दांडिक विधि के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किया जाता है, उसके संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति को मौलिक अधिकार आर्टिकल 22 के सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 में बताए गए हैं। सब आर्टिकल 1 के तहत 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं और सब आर्टिकल 2 के तहत भी 2 प्रकार के फंडामेंटल्स। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर बताए गए हैं जो अरेस्टेड पर्सन को पेनल लॉस के तहत गिरफ्तारी के लिए मिलते हैं, प्रोवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या बोलता है कि गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र जानने का अधिकार, राइट टू नो रीजन फॉर अरेस्ट एज पॉसिबल सून, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है वैसे ही जो पुलिस ऑफिसर है जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वो जितना जल्दी हो सके एज पॉसिबल सून उस अरेस्टेड पर्सन को बताएगा कि किस पर्टिकुलर अपराध के लिए आप गिरफ्तारी की गई है। आपका जो अपराध है वो सामान्य प्रकृति का है कि गंभीर प्रकृति का है, आपके अपराध के लिए आपको जमानत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, यानी कि जमानती अपराध है कि अजमानती अपराध है। दूसरा अधिकार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वैसे ही वह अपना डिफेंस, अपना बचाव किसी वकील के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है या किसी वकील से आवश्यक सलाह ले सकता है, यानी अपने पसंद के वकील से, अपने चॉइस के, अपने इंटरेस्ट के वकील से वह परामर्श कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। यह दूसरा अधिकार किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के तहत दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा अधिकार, जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने पर ले जाया गया और थाने पर गिरफ्तारी की एंट्री की गई, तो गिरफ्तारी की एंट्री किए जाने से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। तो राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर आफ्टर अरेस्ट, ये तीसरा अधिकार किसी अरेस्टेड व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान किया गया है। किसी भी पुलिस अधिकारी के पास किसी भी दांडिक विधि के तहत गिरफ्तारी करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए सबसे जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन दिया गया है किसी भी भारतीय विधि के अंतर्गत, हुआ है 24 आवर 24 घंटे।
और यदि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रस्तुत करनी पड़ेगा। और इस प्रकार से प्रस्तुत होने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स किसी भी अरेस्टेड पर्सन को आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के तहत प्रदान किया गया है। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी चाहता है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को वह 24 आवर से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है, 24 आवर से 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसको 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड, पुलिस अभिरक्षा मांगनी पड़ेगी। गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में पुलिस अधिकारी को CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा तभी रखा जा सकता है जब किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश दिया हो, यानी पुलिस अभिरक्षा प्रदान की हो। नहीं तो ऐसा डिटेंशन या ऐसा जो अरेस्ट होता है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी गिरफ्तार व्यक्ति को दांडिक विधि के तहत ये 4 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिवेंटिव लॉज के तहत यदि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, यानी कि निवारक विधियों के तहत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, तो पहली बात तो निवारक विधियों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों होती है। एक बहुत ही फेमस कोटेशन है विधि के अंतर्गत, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, उपचार से अच्छा निदान है। यानी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वर्तमान में देखिए कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है, लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएं और सरकार को उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च उठाना पड़े, तो उससे अच्छा है कि लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया जाए, लोगों को घरों में ही रहने को बोल दिया जाए। तो यदि लोग घर में ही रहेंगे तो इससे संक्रमण का खतरा कम होगा और इससे हमें लोगों का इलाज कम करना पड़ेगा। तो उपचार से अच्छा या निदान है, इस प्रमुख सूत्र पर प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तारी की जाती है। यदि जनरली इस प्रिवेंटिव लॉस के तहत किसी गंभीर प्रकार के अपराधों में ही गिरफ्तारी की जाती है, जैसे कि आतंकवादी जो गतिविधियों में संलग्न होते हैं व्यक्ति, यदि उनको आतंकवादी घटना को अंजाम देने के पहले ही गिरफ्तार किया जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो हमारे देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, गंभीर प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए, लोक व्यवस्था को भंग होने से रोकने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं CRPC में और भारतीय संविधान में। CRPC का जो चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 है वो उसके तहत प्रिवेंटिव लॉस के तहत कार्यवाहियों की प्रक्रिया बताई गई है। जिसे आप देखते हो कर्फ्यू लागू करना CRPC की सेक्शन 144 के तहत, तो यह भी प्रिवेंटिव लॉस का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल बताया गया है। तो प्रिवेंटिव लॉस के तहत भी यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो चूंकि हमारा जो संविधान है ये सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। तो प्रिवेंटिव लॉस के तहत भी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी 3 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंटिव लॉस के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मैक्सिमम 3 मंथ तक डिटेन करके रखा जा सकता है, निरुद्ध करके रखा जा सकता है। लेकिन यदि 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को डिटेंशन में रखना है, किसी भी कारागार में रखना है, तो ऐसी कंडीशन में एक एडवाइजरी बोर्ड बनती है जो हाई कोर्ट की रिटायर्ड या एक्टिव जजों के से मिलकर के बनती है। और उस एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा इस बात को तय किया जाता है कि क्या इस अरेस्टेड पर्सन को जो प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तार किया गया है 3 महीने से ज़्यादा समय तक रखने की आवश्यकता है। और यदि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो ही वह 3 महीने से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर डिटेन करके रखते हैं, नहीं तो उसको रिलीज कर देते हैं। यदि प्रिवेंटिव लॉस के तहत भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो राइट टू नो जानने का उसको भी अधिकार है कि किस प्रिवेंटिव लॉस के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या उसके पास बचाव के साधन उपलब्ध हैं। चूंकि प्रिवेंटिव लॉस के तहत गिरफ्तारी करने के बाद किसी भी व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता है, इसलिए वो अपना रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने तरफ से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए
किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय से आवेदन कर सकता है कि यदि उसकी गिरफ्तारी इल्लीगल है, अवैध है और सही विधि के तहत नहीं की गई है तो कृपया उसको रिलीज कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार से किसी गिरफ्तार व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत, आर्टिकल 22 के तहत ये निम्न प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। क्योंकि आज का वीडियो मैंने खुले में बनाया इसलिए आसपास की थोड़ा नॉइस भी आपको आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको आप इग्नोर कीजिएगा। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। कुछ कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात मेरे सामने, अपने प्रश्न मेरे सामने रख सकते हैं। जो भी मेरी सामर्थ्य होगी उसके हिसाब से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।